हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज 8 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। और आप लोगों से जो मैंने कल सवाल पूछा था उसका ठीक जवाब क्या होगा कि विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन जो है ना वो अभी हुआ था, राजस्थान के अंदर हुआ था। ये 2024 मार्च की बात है, तब हुआ था। ये राजस्थान के पाली में हुआ था। ओम शेप का मंदिर जो है ना, दुनिया के पहले ओम शेप के टेम्पल का उद्घाटन किया गया है राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। एक नंबर पे राजस्थान है, सबसे बड़ा है। और 2 नंबर पे राजस्थान के बाद में जो है आता है कौन सा, 2 नंबर पे आता है महाराष्ट्र, एमपी आता है सॉरी। और 3 नंबर पे आता है महाराष्ट्र आता है। और 4 नंबर पे जो है ना वो यूपी आता है। यूपी हालांकि जनसंख्या में टॉप आता है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले में गोवा 1 नंबर पे आता है, गोवा। 2 नंबर पे आता है सबसे कम क्षेत्रफल में सिक्किम आता है, सिक्किम। और 3 नंबर पे आता है कौन सा, 3 नंबर पे त्रिपुरा आता है। और 4 नंबर पे कौन सा आता है, 4 नंबर पे नागालैंड आता है। जनसंख्या में सबसे ज्यादा यूपी है, लेकिन जनसंख्या में सबसे कम जो है ना सिक्किम है। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि आप लोगों के लिए ना मैं आज रात को जो है वो 8 बजे क्लास एक रख रहा हूँ। और नेशनल करंट अफेयर पूरे साल 2024 के करंट अफेयर रिवाइज करवाने के लिए हम लोग मंथली रिवाइज करेंगे। जनवरी 2024 से मैं आपको रिवाइज करवाना स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे मंथली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। सेम ऐसी कंडीशन में हम लोग हरियाणा के करंट अफेयर को भी करेंगे। एक्चुअली हरियाणा करंट अफेयर के कई सारे वीडियोज मैंने बना रखे हैं, मतलब 6 महीने के, 7 महीने के, 8 महीने के, इस तरीके से। तो ये वाले नहीं बने हुए हैं। तो पहले मैं इसको पूरा करूंगा और उसके बाद में इनको पूरा करूंगा। इनका एक कंपाइलेशन वीडियो ले आऊंगा मैं अलग से। ठीक है, तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ, आप लोगों के लिए एक तोहफा भी है। वैसे तो मैंने इसका सेपरेट लॉन्च कर दिया है, पर अगर आप लोग हरियाणा जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक किताब है हरियाणा जीके की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मिलेगा। अमेजोन और ये फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगा, या एक वेबसाइट है एग्जाम कार्ड की के अंडर ये पब्लिश हुई है किताब। हरियाणा जी की किताब है जिसमें कंप्लीट थ्योरी भी है, सभी के सभी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट भी है। और 2000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टॉपिक वाइज भी डेटा इसके अंदर आपका दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंपाइल्ड डेटा है। ऐसे तो खैर मार्केट में बहुत सारी बुक है, लेकिन एक होता है ना एग्जाम में आने वाला प्रिसाइज सा जो डेटा होता है, काम की चीज़ें होती है जो सिर्फ पेपरों में पूछी जा सके, उस प्रकार का डेटा आपको इस पर्टिकुलर किताब के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप इस किताब को बेझिझक ले सकते हैं। पढ़ते समय आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये किताब। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अमेजोन पे आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, हरियाणा का सामान्य ज्ञान करके ये आपको किताब मिलेगी। चाहे आप HPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप HSSC की, या हरियाणा के किसी भी एग्जाम की, HTET वगैरह की, सब में आपको ये किताब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। हरियाणा हाल ही में मुख्यमंत्री श्री ने गौशालाओं के लिए कितने करोड़ की चारा अनुदान राशि की जारी की है अभी। तो अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गौशालाओं के लिए कितने करोड़ की चारा अनुदान राशि जारी की है, 216.25 करोड़ की चारा अनुदान के लिए। तो गौ सेवा सम्मान समारोह हुआ था 7 जनवरी 2024 को, कहाँ पे, पंचकुला में हुआ था। और गौशालाओं के लिए 216.25 करोड़ की चारा अनुदान राशि है वो जारी की गई है। वैसे हरियाणा में जो है ना एक चारा बिजाई योजना भी चल रही है, जिसमें प्रति एकड़ 10,000 रुपये दिए जाते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, अगर कोई चारा उगाता है तो। और श्रवण कुमार गर्ग जो है ना हरियाणा में गौ सेवा आयोग के चेयरपर्सन है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। इसके अलावा अगला सवाल है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर शोध पीठ की स्थापना होगी। रिसर्च सेंटर बनने वाला है गुरु गोविंद सिंह जी की याद में। तो ये बनने वाला है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको अभी याद ही होगा, सोमवार के दिन हमने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती सेलिब्रेट की थी हरियाणा में। और गुरुओं की विरासत को संजो के रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है हरियाणा सरकार। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे एक रिसर्च पीठ है, उसकी स्थापना की जाएगी, शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। और ये कहाँ पे की जाएगी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। आप सबको ये पता होगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। ये एक्ट 1956 के तहत जो है ना स्थापित की गई यूनिवर्सिटी है। और भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के पहले परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। पहला डिपार्टमेंट यहाँ पे कौन सा था, सबसे पहला डिपार्टमेंट इसका था, ये याद रखना आप लोग, संस्कृत। सबसे पहला डिपार्टमेंट इसका संस्कृत था। और इसके साथ साथ जो है ना आप ये याद कर सकते हो कि यहाँ पे
अभी करंट में वीसी कौन है? सोमनाथ सचदेवा, ठीक है ना, सोमनाथ सचदेवा यहाँ के वीसी हैं। अच्छा, कुरुक्षेत्र अभी थोड़े दिन के लिए न्यूज में भी चल रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गीता जयंती सेलिब्रेट की गई थी। अच्छा, गीता जयंती सेलिब्रेट की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव जो हुआ था, कब से कब तक हुआ था? वो हुआ था 28 नवंबर से लेके और 15 दिसंबर 2024 तक हुआ था। हर साल लगभग इन्हीं महीनों में ही होता है, तारीख फिक्स नहीं होती है, लेकिन हाँ लगभग होता नवंबर दिसंबर महीने में ही है। और इसके अलावा आप एक ही बात ये भी याद करेंगे, इस बार पार्टनर देश कौन सा था? तो तंजानिया था, अफ्रीकी देश। और पार्टनर स्टेट कौन सा था? तो वो उड़ीसा था। पार्टनर स्टेट जो है ना वो उड़ीसा था, ये याद रखना आप लोग। ओडिशा इस बार किसी और जगह का भी पार्टनर बन रहा है क्या हरियाणा में? हाँ, इस बार जो 38वां सूरजकुंड मेला हो रहा है ना फरीदाबाद में, 38वां सूरजकुंड मेला, उसका भी पार्टनर स्टेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ओडिशा ही है इस बार। पार्टनर कंट्री वहां पे कौन है? पार्टनर कंट्री वहां पे बिम्स्टेक का ग्रुप है जिसमें 7 देश आते हैं। और उसमें कल्चरल कंट्री कौन है? तो वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जो ना वो है कल्चरल। 38वां मेला इस बार लग रहा है फरीदाबाद के अंदर, ये याद रखना आप लोग। हरियाणा में लंबी दूरी की जो है ना रैपिड मेट्रो है वो चलाने की भी घोषणा हो चुकी है। दिल्ली से पानीपत रैपिड मेट्रो का काम जल्द स्टार्ट होगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली से पानीपत के अलावा दिल्ली से करनाल तक की तो मेट्रो है ना, उसका तो फाइनल काम, मतलब यहाँ तक का तो मैपिंग का काम जल्द स्टार्ट होगा। मैपिंग हो चुकी है, बजट इसका रहना बाकी है अभी। और करनाल तक तो जो है ना बनेगी कंफर्म है। और 17 स्टेशन बनेंगे उसके बीच में, 3 स्टेशन करनाल में ही होंगे। और 45 मिनट की दूरी जो है ना वो रहेगी, जब दिल्ली से करनाल के बीच में केवल 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलने वाली होगी ये। हरियाणा में मत्स्य पालन को भी बढ़ावा मिलेगा, मछली पालकों की आय में वृद्धि होगी। झींगा मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार योजनाएं बनाएंगी। और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, दयालु वन योजना के चलते हुए हरियाणा के 3882 परिवारों के खातों में डिजिटल माध्यम से 144.73 करोड़ रुपए है वो ट्रांसफर किए गए हैं। एक्चुअली इस योजना में क्या होता है कि गरीब परिवार में किसी भी तरीके से अगर मौत हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी अनहोनी एक्सीडेंटल कोई डेथ हो गई है, खेत में काम करते डेथ हो गई है, तो उनको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का जो है ना वो सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, सुरक्षा या हेल्प दी जाती है, समझिएगा आप लोग। ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है, उसमें भी हरियाणा सरकार भरपाई करेगी। गिरदावरी के काम तेजी से किए जाएंगे, इसके निर्देश दिए गए हैं। और इसके लिए एक पोर्टल भी स्टार्ट किया जाएगा हरियाणा में एक, ठीक है, क्षतिपूर्ति पोर्टल जिसको कहते हैं आप लोग। हरियाणा में फिलहाल के लिए एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो चर्चा में है। एक खनन माफिया ने किस जिले के शमशाबाद जो गांव है ना, इसमें अवैध खनन कार्य के निरीक्षण के दौरान जो हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के अधिकारियों को कथित रूप से घायल करने का मामला चल रहा है। इसमें मतलब एक पॉलिटिक्स वाला इशू है, जियो पॉलिटिक्स का इशू है। और जो बच्चा सिविल्स की तैयारी कर रहा है उनके लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन मेंस पेपर में लिखने के लिए बहुत दिए जाते हैं। तो ये गांव जो है ना शमशाबाद गांव, ये कहाँ पड़ता है? ये शमशाबाद नाम का गांव पड़ता है नूह के अंदर पड़ता है। एक्चुअली देखो मामला क्या था, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि अवैध खनन क्या होता है। एक जो अरावली क्षेत्र है, अरावली पहाड़ी क्षेत्र है, इतना ऊंचा तो नहीं है लेकिन अरावली क्षेत्र से बेसिकली जो है ना वो पहाड़ तोड़े जाते हैं, जिससे रोड़ी बजरी क्रेशर वगैरह ऐसे बिल्डिंग मटेरियल निकालते हैं। लेकिन कुछ ऑथोराइज्ड कंपनियां होती है तो सरकार उन्हीं को ही अलॉट करती है। हर कोई जाके ऐसे वहां पे खनन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि उससे पॉल्यूशन फैलता है, एयर पॉल्यूशन होता है। इसके साथ साथ जो है ना पहाड़ों के ऊपर वनस्पति भी होती है, फ्लोरा फोना, खास किस्म के जीव जंतु रहते हैं, खास किस्म के पौधे होते हैं, तो उनको भी वो नष्ट करते हैं। तो इससे बायोडाइवर्सिटी को भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार ने नियम बना रखे हैं। तो अब कोई अवैध खनन जहां पे भी हो रहा था, उनके अधिकारियों को जब चेक करने गए तो उन्हीं अधिकारियों पे अवैध खनन माफिया ने अटैक किया है। तो 22 अज्ञात व्यक्तियों पे BNS भारतीय न्याय संहिता, अब ये भी न्यूज में है, ठीक है ना, इसके चलते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है जिसको आप लोग बोला करते हैं FIR, ये दर्ज की गई है। और अवैध खनन सरकारी प्राधिकारियों से आवश्यक परमिट, लाइसेंस या बिना किसी अनुमोदन के तरीके से ही जो है ना जहाँ पे खनन किया जा रहा है, पत्थर तोड़े जा रहे हैं, उसी को अवैध खनन बोलते हैं। इसे एनवायरमेंट और मानव सरोवर, एक्चुअली इससे ये भी होता है ना कि जिसको प्रॉपर, जिनको जॉब वगैरह मिली हुई है और जिनको परमानेंट सैलरी कुछ और होती है, मान लेते हैं कि सरकार सैलरी दे रही है, हो सकता है ज़्यादा, उनसे कम पैसों में काम करवाया जा रहा है, या किसी की जॉब है उसकी जगह पे किसी और को जॉब लगा दिया, तो ये मानव
सर्व में भी बहुत नुकसान होता है, जीवों का भी आवास है उसको भी नुकसान होता है। इसके अलावा अवैध खनन में क्या है, सरकार प्रॉपर केमिकल्स यूज करती है जो ह्यूमन को नुकसान ना हो, लेकिन ये ऐसे गंभीर केमिकल यूज करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आसपास के लोग जो रह रहे होते हैं, पारा, साइनाइड जैसे खतरनाक रसायनों का उपयोग होता है जो हेल्थ पर्सपेक्टिव बहुत नुकसान पैदा करते हैं। इससे सरकार को भी टैक्स में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि रॉयल्टी का भुगतान ये करते नहीं हैं, तो इस वजह से सरकार का भी नुकसान होता है इसके अंदर। इसमें बीएनएस क्या है सर? बीएनएस अभी नया है, साल 2023 में ही आया है। पहले इंडिया में आईपीसी हुआ करती थी, आईपीसी की जगह पे अब बीएनएस आ चुका है। 1860 को ये प्रतिस्थापित किया है जिसमें 358 धाराएं हैं, आईपीसी में 511 थी, अब 358 धाराएं होगी इसके अंदर। आईपीसी के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया है, नए अपराधों को कुछ पेश किया गया है इसके अंदर, और इसके अलावा न्यायालय के द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया और विभिन्न अपराधों को दंड, कुछ नई चीजें ऐड ऑन की गई है, कुछ हटाई गई है। जैसे नई चीजें शामिल की गई, विवाह का वादा है। अब पहले क्या होता था, ऐसी चीजें थी नहीं। अब ये है कि आजकल ये केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कि शादी का वादा करके बाद में मुकर जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का अपराध माना गया है। मॉब लिंचिंग है, जैसे हेट क्राइम के कारण होने वाली हत्या जो होती है ना, उससे जुड़े अपराधों को जो ना संहिताबद्ध है। मॉब लिंचिंग भीड़ वगैरह के अंदर और कोई हेट वगैरह फैलाता है, उसके कारण जो हत्या हो जाती है भीड़ भाड़ में, उसके वो भी एक अपराध है। इसके अलावा बेसिकली यूएपीए है आपका, संगठित आतंकवाद को भी कवर करता है, आतंकवाद को भी डिफाइन किया गया है। आत्महत्या का कोई प्रयास करने के लिए मजबूर करता है तो वो भी है आपका अपराध माना जाएगा। सामुदायिक सेवा, इसमें चिकित्सा सेवा, सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है। अगर कोई मान लेते हैं ना करे तो उसके लिए मना करता है तो एक डॉक्टर होने का कर्तव्य बिना निभाए मान लो। अप्राकृतिक यौन अपराध है, ये आईपीसी की धारा 377 जो अन्य अप्राकृतिक यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, इसे पूरी तरीके से अब हटा दिया गया है। इनका मतलब हटाए गए हैं ये व्यभिचार जो है ना, जो आपका शीर्ष न्यायालय उसके फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध है, ये दिया गया है, हटा दिया गया है। आईपीसी की धारा ठगी हटा दी गई है। लैंगिक तटस्थता है, बच्चों के संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिए संशोधित किया गया है, चेंज किए गए हैं। इसके अलावा फेक न्यूज है, झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना भी एक अपराध ही है। राजद्रोह है, अब राजद्रोह पहले राजा होते थे, अब राजा तो नहीं कहेंगे पर देशद्रोह कह सकते हैं अब, तो इसको देशद्रोह के रूप में माना जाएगा। कुछ कम से कम सजा है उनको निर्धारित किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो भी एक्चुअली इसको अपराध माना जाएगा। लापरवाही से मौत की सजा को 2 वर्ष से बढ़ा के 5 साल कर दिया है, डॉक्टरों के लिए 2 साल की। लापरवाही मतलब डॉक्टर मान लेते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किसी मरीज की जान चली जाए, या आप गाड़ी ऐसी चला रहे हो आनंद पानन में, आपके आनंद पानन में गाड़ी की चलाने की वजह से किसी की डेथ होती है तो उसमें पहले 2 साल तक की सजा होती थी, अब उसको 5 साल तक कर दिया गया है। आपराधिक उत्तरदायित्व आयु विसंगति, आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु 7 साल की बनी हुई है और आरोपी की परिपक्वता के आधार पर 12 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है उसको। बाल अपराध परिभाषाएं जो है ना उनको भी डिफाइन किया गया है। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसको बाल अपराध कहते हैं, तो इसमें अलग अलग चीजें डिफाइन, किस प्रकार का क्राइम है उसको देखा जाएगा। बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर आईपीसी की प्रावधान को भी बरकरार रखा है, सेम टू सेम ही, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जिले की जानवी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो ये है हरियाणा के हिसार जिले की है, दिव्यांगजन अवार्ड इनको मिला है जानवी को। हरियाणा में देशव्यापी 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किसने किया? जेपी नड्डा साहब ने किया है। 100 दिनों का एक केंद्रित अभियान होगा जिसमें देश भर के 347 से ज्यादा प्रभावित जिलों में टीबी रोगियों को शीघ्र ही पता लगाना और उनका इलाज करने का प्रयास किया जाएगा। एक समय था जब टीबी को धीमी मौत माना जाता था, यहाँ तक कि टीबी से पीड़ित परिवार के सदस्य को भी इसके प्रसार को रोकने के लिए अलग कर दिया जाता था, साथ में नहीं रखते थे। लेकिन 2018 में माननीय प्रधानमंत्री ने सतत विकास लक्ष्यों की 2030 की समय सीमा से बहुत पहले टीबी को समाप्त करने का विजन बनाया और आज टीबी का जल्द पता चल जाता है और इसके लिए देश भर में 1.7 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नेटवर्क भी है। केंद्र सरकार ने एक नई छोटी और अधिक प्रभावी व्यवस्था सहित दवाओं के प्रति संवेदनशील टीबी के दैनिक आहार की शुरुआत की है, जिसमें टीबी के उपचार की सफलता 87% हो गई है। 1.17 करोड़ से ज्यादा टीबी रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर के लिए 3,338 करोड़ रुपए की निक्षय सहायता है वो भी दी गई है।
और भारत में टीबी दर में गिरावट भी आई है। 2015 में 8.3% से दोगुनी होकर 2020 में जो है ना ये लगभग 10.5 और आज टीबी के मामले 17.7% है, जो कि दुनिया भर की ऑन एन एवरेज से बहुत कम, मतलब बहुत हम लोग आगे निकल गए हैं इन द सेंस कि ये मामले हमारे धीरे धीरे जो है ना आपकी कम हो रहे हैं। मतलब टीबी में होने वाली मौत है उसमें 21.4% की कमी आई है। और एक मैं आपको बता देता हूं कि हम सरकार ने टीबी को खत्म करने के लिए 4T पे काम कर रही है, जो टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी, इस पे काम कर रही है ये। और 2025 तक हरियाणा और 2025 तक की भारत टीबी को खत्म करने का टारगेट लेके चला है। एक निक्षय वाहन का भी शुभारंभ किया गया है, एक जो मोबाइल वैन है जो पूरे देश में मरीजों का पता लगाएगी और उनका इलाज करेगी। और हरियाणा के अंदर ना निक्षय मित्र या क्षय रोग टीबी मुक्त अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है दीपा मलिक कहाँ के हैं? दीपा मलिक सोनीपत के भैंसवाल कला की है, ये याद रखना। योगेश्वर भी वहीं के ही है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर है, ये ध्यान रखना। तो टीबी डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं 24 मार्च को मनाते हैं हम, 24 मार्च को। और टीबी होता किस वजह से है? बैक्टीरियल डिजीज है जिसको आप लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। 24 मार्च को टीबी बैक्टीरिया की खोज हुई थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। इस करके हर साल हम 24 मार्च को टीबी डे सेलिब्रेट किया करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप 2-3 छोटे ब्रांड एम्बेसडर की बात याद ही आ गई है, तो 1-2 ब्रांड एम्बेसडर और भी याद कर सकते हैं। जैसे हरियाणा में चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी दीपा मलिक ही है, चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी दीपा मलिक है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि हरियाणा पूरे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरियाणा राज्य का कह दे, आयुर्वेद का कह सकते हो आप लोग, या योगा का कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना, योगा का। इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर जो ना बाबा रामदेव है, ठीक है ना, बाबा रामदेव है। और इसके अलावा जो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर बनी है। इसके अलावा परिणीति चोपड़ा भी, साक्षी मलिक भी, इन सभी को ब्रांड एम्बेसडर का टैग मिला हुआ है वैसे। और हरियाणा में टूरिज्म डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? टूरिज्म डिपार्टमेंट के धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है ना वो महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट, ठीक है ना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है हिमांशी। ये कहाँ की है? ये हरियाणा के झज्जर की है। मनु भाकर एक और डिपार्टमेंट की ब्रांड एम्बेसडर भी है, चेचक की है, ठीक है ना, चेचक और खसरा की भी है। और मनु भाकर भारत में भी पोर्ट एंड शिपिंग डिपार्टमेंट की ब्रांड एम्बेसडर है। मनु भाकर के नाम पे ग्वालियर में एक एकेडमी भी बन रही है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित, एक क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आपको इनका, वो भी सम्मानित किया जाएगा इनको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप और क्या याद कर सकते हो? हरियाणा में जो कल्चरल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, संस्कृति डिपार्टमेंट है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उनके ब्रांड एम्बेसडर का नाम है नीना मल्होत्रा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इसमें धान ना लगाने पे 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं। इसकी ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या? मनिका शोकंद है, ठीक है ना, मनिका शोकंद है। ये हरियाणा के जींद के उचाना की रहने वाली है, ठीक है। जिंदल जो स्टील है, अभी मैंने 1-2 दिन क्वेश्चन पहले पढ़ाए थे आपको, जिंदल स्टील, तो जिंदल स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है ऋषभ पंत, ठीक है ना, ऋषभ पंत है। जिंदल स्टील का नाम मैंने क्यों पढ़ाया था आपको? क्योंकि एक तो इनको ब्रिटिश सेफ्टी अवार्ड मिला था जिंदल स्टेनलेस स्टील को, एक यहाँ पे हाइड्रोजन प्लांट भी खुला है आपका, जिसका उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रह लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। चलो, आज का इतना ही हम लोग सेशन रखते हैं, ठीक है। एक और ब्रांड एम्बेसडर मुझे याद आ रहा है, हरियाणा की जो लोकल बोली है, क्षेत्रीय बोली के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। हालांकि नीरज चोपड़ा 2-3 चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे कि एक स्टेज एप्लीकेशन है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। एक एवरीडे कंपनी है, उनके भी ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया। एक टाटा AI जो है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया था। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसका भी। स्विट्जरलैंड के जो पर्यटन डिपार्टमेंट, स्विट्जरलैंड में मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, नीरज चोपड़ा को ही बनाया गया था। तो ऐसे 2-3 चीजों के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा ही है आपका, ठीक है। और ये गौरी शोराण, एक खिलाड़ी का नाम और है, याद आ रहा है, गौरी शोराण, ये इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ब्रांड एम्बेसडर है। ये ग्लोबल एम्बेसडर है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल वुमेन क्लब की। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि न्यायमूर्ति रितु बहारी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? क्या ये हरियाणा में भी मुख्य न्यायाधीश रही है क्या? बता सकते हो आप? चलो बताओ इसके बारे में विस्तार से। मिलता हूं कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।